नमस्कार प्यारे मित्रों। कहानी व काव्य लेखन भारत की एक पुरातन परंपरा रही है। पूज्य लेखकों द्वारा रचित रचनाओं को मैं शालिनी मिश्रा अपनी आवाज देकर आपसे साझा कर रही हूँ। चैनल का कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी दुलाई वाली। दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई थी और इसकी लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है। इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी घटना को लेकर कथानक का निर्माण किया गया है तथा इसके केंद्र में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को तो बुला ला। अच्छा, कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, अब हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं और अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा उपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहें कराएं। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाक को दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है? उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए ही तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी।
माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे सी नहीं रही थी कि 2-2 4-4 नौकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक ही तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही चला जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही करा लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ हैं नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा ही सही, रहेगा तो देसी में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, यह क्या बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे का ही टिकट ले लूं तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता ही नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लगी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं, रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था,
पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर भी बात वही हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वे इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोलकर जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छोटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलन हो, देखो रोवल कर थईन कि अरे इनके आदमी तो आए नहीं, देखो रो रही हैं। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। दूसरी कहती है, अरे दूसरे डब्बे में बैठ गए होंगे। पहली, दुर्ब रही इस जनानी गाड़ी थोड़े हैं। पहली, हट पगली, यह केवल स्त्रियों का डब्बा थोड़ी ही है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहू। दूसरी कहती है कि यह भी सही कह रही हो। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। वह पूछती है कि पहली पूछती है कि कौन से गांव उतरोगी बेटा, मिर्जापुर से चढ़ी हो ना। तब पहली उसके जवाब में वह जो भद्र महिला कहती है वो सुन नहीं पाती है। तब पहली स्त्री बोलती है कि हट, हम पूछला ना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। तब वह पूछती है कि हटो मैं पूछती हूँ कि कौन से गांव उतरोगी बेटा, क्या कहा, इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो भैया, कि वह पूछती है कि इलाहाबाद में कौन से गांव से हो। पहली, अरे नाही जानल, प्रयाग जी, जहाँ मनई में कर नहाए जाला। पहली कहती है कि अरे जानती नहीं हो क्या, प्रयागराज इलाहाबाद को, जहाँ आदमी औरतें स्नान करने जाते हैं। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जाने, कह के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाएँ नहाए चुके हैं, ऐसे ही सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा, तो उन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। अरे दूसरी कहती है कि भला प्रयागराज को क्या नहीं जानूंगी,
तुम लोगों के धर्म से मैं 4 दफ़ा प्रयागराज नहा चुकी हूँ। ऐसे ही कभी सोमवारी, कभी किसी तीज त्योहार में काशी भी नहाई हूँ। पहली कहती है, आवे जाए के तो सब अवते जात रहल बाटेन, पुण्य साहित तो बेचारो विपत में न पड़ल बाटेन। हे हम पंचा है राजघाट टिकस कटौलू, मुगल के सराय उतरली, खुदे पुनः चढ़ल। तब पहली कहती है कि अरे आना जाना तो सबका लगा ही रहता है, लेकिन इस समय इनकी समस्या देखी जाए। दूसरी कहती है कि ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोहे संग रही। द कौन टिकसनिया पर उनका मनई उतर गया और तुरंत ही गाड़ी खुली। अब भैया वो गला फाड़ फाड़ नरियाए, ऐसा अब गड़िया खड़ी कर, ऐसा अब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहीनाती कह के खड़ी होए। दूसरी कहती है कि इसी तरह से एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी और मेरे साथ एक औरत बैठी थी। उनके आदमी किसी स्टेशन पर उतर गए और जैसे ही वो उतरे और गाड़ी तुरंत चल पड़ी। अब वो औरत जो थी गला फाड़ फाड़ के रोए और खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि ऐ साहब गाड़ी खड़ी कर दो, ए भैया थोड़ा गाड़ी खड़ी कर दो। लेकिन गाड़ी भी किसी के कहने से खड़ी होती है। पहली, वो मेहरवा बड़ी उजबक रहल, भला के को चिल्लाए से रेले हो कहीं खड़ी होल। पहली कहती है कि बड़ी अजीब महिला थी, भला किसी के चिल्लाने से कभी रेलगाड़ी खड़ी होती है। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करते रहते। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय द नाही, हे साहब सुनी तो कलकत्ते ताइले मसूलिया ली। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहलेन, फरागरत के बदे उतर लेने। तीसरी स्त्री कहती है कि टिकट है कि नहीं, लेकिन ट्रेन में ये भी तो है चाहे कितनी दूर से आओ, पर ऐसा नहीं कि कभी बिना टिकट के उतर लेने दे। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना किया हुई वो यहाँ। चौथी कहती है कि अरे मैंने तो इनके आदमी को देखा ही नहीं है। तीसरी, हम देखे रहली हो, मजे एक टोपी दिलेन रहले इनको। तीसरी कहती है, अरे मैंने देखा था मोजेक की टोपी पहने हुए थे। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आपने भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काहे के सुहे कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए। कि हाँ भैया, यह बात तो आपने ठीक कही है, हम क्यों कुछ कहने लगे। अरे एक दूसरे का सहारा नहीं करेंगे तो यह दुनिया कैसे चलेगी। इत्यादि गान गाथा होने लगी। को उस बेचारी को सहारा मिलते देखकर खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर इनका आचरण अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उसके भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला।
का भैया जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होएला? अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलेन और अपुआ तनुक टिकस लेके चल दिलेन कि क्यों भैया, अगर कोई बिना टिकट के यात्रा करे तो उसको क्या सजा होगी? अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी अगर औरत अकेले बैठी है तो उसको चलने देना चाहिए और थोड़ा टिकट माफ़ी कर देनी चाहिए। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा? कि बाबूजी लूटपाट में कुछ हमें भी मिलेगा? उसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो? पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे यह सब कहाँ गई? यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है ना? इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वो लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर से कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे ना, तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लग गए थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने देखा भी नहीं। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया नहीं आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली।